जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का वापस से स्वागत है 19 दिसंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स पर। दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न आइए देखते हैं। तो आयरलैंड के हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में लियो वराडकर ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। यहां पर और भी ऑप्शन है, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऋषि सुनक जो हैं ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हाल ही में बने हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एंटोनियो कोस्टा की बात करें तो ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। कहां के प्राइम मिनिस्टर हैं? पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये सूरीनाम के क्या हैं? ये प्रेसिडेंट हैं। सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं। सूरीनाम जो है साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। दोस्तों, मैं आपको इनके बारे में और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करता हूं। दोस्तों, लियो वराडकर जो हैं ये भारतीय मूल के हैं। 17 दिसंबर 2022 को ये दूसरी बार आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। दोस्तों, इनकी जो इन्होंने जगह ली है, किसकी जगह ली है? तो माइकल मार्टिन की जगह ली है। अब माइकल मार्टिन यहाँ के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बनाए गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कैसे कह सकते हैं कि ये भारतीय मूल के हैं। तो फ्रेंड्स, इनके जो पिताजी हैं इनका नाम है अशोक, जो कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के मुंबई में रहने वाले हैं। 1973 में आयरलैंड शिफ्ट हो गए थे और 43 साल के जो लियो हैं ये आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, ये उनका जो कार्यकाल है सेकंड नंबर का कार्यकाल है। सबसे पहला कार्यकाल 2017 में 38 साल की उम्र में पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लियो वराडकर आयरलैंड के सबसे पहले गे प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले कौन है ये गे प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, इनकी मां मरियम जो है वो आयरलैंड से संबंधित हैं, ये बात आप याद रखिएगा। दोस्तों, आयरलैंड में 1993 में जो समलैंगिकता है उसे अपराध माना जाता था। हालांकि 2013 में आयरलैंड में एक जनमत संग्रह करवाया गया, जिसके बाद से 2015 के मई महीने में सेम सेक्स समलैंगिक शादी को मान्यता प्रदान की गई है। मैंने आपको बताया था सेम सेक्स किसे कहते हैं? जब एक लड़का किसी लड़के से शादी करता है और एक लड़की जब किसी लड़की से शादी करती है, इसे कहते हैं सेम सेक्स मैरिज। अभी हाल ही में अमेरिका जो है इसके लिए इसने कानून पारित किया है। जो बाइडेन ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दोस्तों, कुछ महीने पहले जनवरी 2015 में इन्होंने खुल करके बताया था कि ये क्या है, गे हैं, और समलैंगिक होने की बात इन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट की थी। दोस्तों, लियो वराडकर की बात करें तो ये हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, सोशल प्रोटेक्शन मिनिस्टर रह चुके हैं, आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे 2017 तक, और फिर इसके अलावा ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। यूरोप में अभी बात करें तो 3 भारतवंशी प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रेंड्स। तो पहले ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के हैं, एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, और लियो वराडकर जो हैं, मैंने आपको बता दिया लियो वराडकर कहाँ के बने हैं, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये हाल ही में किसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। दोस्तों, आयरलैंड की बात कर लेते हैं। तो आयरलैंड की लोकेशन ये यहां पर है। ये आयरलैंड आप देख पा रहे हैं, यहां पर ये देखिए इंग्लैंड है और बीच में है इंग्लिश चैनल। ये यूरोप का पूरा मैप आप देख पा रहे हो। जो आयरलैंड की कैपिटल है ये है डबलिन, और यहाँ की जो करेंसी है ये है यूरो। प्रेसिडेंट है माइकल डी हिंगिस। आयरलैंड की जो पार्लियामेंट है, संसद है, इसे कहते हैं ओइरे चटास। क्या बोलते हैं? ओइरे चटास। जो यहाँ की संसद है इसका जो लोअर हाउस है उसे डेल बोलते हैं, और जो इसका अपर हाउस है उसे बोलते हैं सीनेट। सिनाद इरेनन कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। टेक्निकल एरर की वजह से 2 दिन मैं दूसरे फॉर्मेट पे आपको वीडियो दे रहा था, और फ्रेंड्स मंथ में 1-2 बार ऐसा होता है कि जब मैं बाहर होता हूं तब भी उसी फॉर्मेट पे वीडियो आता है, तो आप सरप्राइज मत होइएगा, वो मेरी ही आवाज है। दोस्तों, आपको इस करंट अफेयर्स में क्या मिलता है? स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है,
और 25 से 30 मिनट में 200 से 300 इंपॉर्टेंट जानकारी मैं प्रदान करता हूं। यह है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास। सबसे कम समय में YouTube में सबसे पहले करंट अफेयर्स देने का जो हमारा कमिटमेंट है, हम उस पर चले जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए ऊर्जावान पंक्ति। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब व्यक्ति चलता है तो वो अकेला होता है, लेकिन जब सफल होता है तो उसके पीछे लाखों की भीड़ होती है। इसलिए मेहनत करते रहो, एक दिन तुम्हारे पीछे काफिला आने वाला है। तैयार हो जाओ उस काफिले के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो व्हेन इज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। इसके अलावा मनाया जाता है वर्ल्ड सिविल एविएशन डे। 10 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। और 11 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल माउंटेन डे और यूनिसेफ डे मनाया जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस हम क्यों मनाते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं पूरा डिटेल से। दोस्तों, प्रवासियों का जो योगदान है उसको पहचान दिलाने और उनके सामने जो बहुत सारी चुनौतियां आती हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हर साल 18 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। दुनिया में हर 30 में से एक व्यक्ति प्रवासी है। देखिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, भारत में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अभी नेक्स्ट मंथ ये 9 जनवरी आने वाली है, तब मैं आपको भारतीय प्रवासी दिवस पढ़ाऊंगा। दोस्तों, 18 दिसंबर की तारीख को क्यों चुना गया? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1990 में इसी दिन जो सभी प्रवासी श्रमिक हैं और उनकी जो फैमिली है उनके सदस्यों के राइट्स के संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को अपनाया था। यह है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। मैं आपको बता दूं, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2022 की कोई भी थीम नहीं है, इसकी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। यहां पर आप 19 दिसंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्विज के विनर्स के नाम देख रहे हैं। तो पहला नाम है सोनू कुशवाहा का, सेकंड है युवराज बोरासे, थर्ड है राज वाल्मीकि, फोर्थ है राहुल और फिफ्थ है कविता देवी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये करंट अफेयर्स का टेस्ट कहां पर होता है, तो ये क्रेजी जीके ट्रिक पर होता है, जहां पर आपको टोटली फ्री पीडीएफ मिलती है डेली करंट अफेयर्स क्लास की। फ्री पीडीएफ मिलती है डेली करंट अफेयर्स क्लास की। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, और जैसे डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। वहां पर आपको वीडियो, पीडीएफ को इसको क्लिक करना है। प्रॉपर आपका डे बाय डे सब कुछ पोस्टेड है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। आईएनएस मोरमुगाओ को कहां भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो आईएनएस मोरमुगाओ को हाल ही में मुंबई में, कहां पर? मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 18 दिसंबर को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में इसे शामिल किया गया है। जो आईएनएस मोरमुगाओ है ये स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। दोस्तों, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का मतलब होता है कि जो हमारे रडार में नहीं आता है तो उसको ये क्या करता है, इसके पास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल ये विध्वंसक है मोरमुगाओ, और इसे कमीशन किया गया है। दोस्तों, इस अवसर पर भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान थे, भारत के दूसरे सीडीएस हाल ही में बनाए गए हैं, और भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार उपस्थित थे। आईएनएस मोरमुगाओ के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आईएनएस जो मोरमुगाओ है ये नौसेना के एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का नाम है 15B और इसके तहत ये दूसरा युद्धपोत है। दोस्तों, अभी इसी प्रोजेक्ट के तहत 2 और युद्धपोत शामिल किए जाएंगे 2025 तक। एक पहले से युद्धपोत शामिल किया जा चुका है, इसका नाम है P-15, पहला B-15B युद्धपोत, इसका नाम है विशाखापत्तनम। पिछले साल नवंबर में मुंबई में कमीशन किया गया है।
इस प्रोजेक्ट के तहत चार हैं, मैं आपको बता देता हूं। प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 जहाजों का विकास किया जाना है। पहला विशाखापत्तनम, दूसरा है मोरमुगांव, तीसरा है इम्फाल और चौथा है सूरत। दोस्तों प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 जहाजों के लिए अनुबंध किया गया था और 28 जनवरी 2011 को इस पर सिग्नेचर किए गए थे कि 4 जहाजों का डेवलपमेंट किया जाएगा। विशाखापत्तनम किया जा चुका है पिछले साल, मोरमुगांव अभी किया गया है और 2025 में इम्फाल और सूरत आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस है। इसका ये मतलब है कि ये स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया है भारतीय नौसेना की युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा। और इसका निर्माण कहां पर किसके द्वारा हुआ है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। 70% जो कंपोनेंट हैं वो सारे जो हैं स्वदेशी हैं। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप को जीता है? तो फ्रेंड्स भारत ने तीसरी बार लगातार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप को जीता है। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि जो नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप है इसका आयोजन भारत में हुआ है और इसके रिजल्ट भी सामने आ गए हैं। भारत ने तीसरी बार ये जो ब्लाइंड वर्ल्ड कप है T20 का इसे जीत लिया है। ये मैच कहां पर हुआ अब आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत में बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ। किस स्टेडियम में? एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ये मैच खेला गया। फाइनल मैच भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था और 120 रनों से हराकर भारत ने इसे जीत लिया है। भारत तीसरी बार लगातार ये खिताब जीत चुका है। पहली बार 2012 में, दूसरी बार 2017 में। दोस्तों अभी तक जितने भी आयोजन हुए हैं नेत्रहीनों के जो T20 विश्व कप है सब भारत में ही हुए हैं। अगला जो होगा वो पाकिस्तान में होगा। अगला T20 जो ब्लाइंड विश्व कप होगा कहां पर होगा? चौथा जो होगा ये पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों ये जो टूर्नामेंट है 6 से लेकर 17 दिसंबर 2022 तक चला। भारत में बहुत सारी टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुआ और खेल के नियमन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य में। कहां पर? MP राज्य में ऑनलाइन जुआ और खेल के रेगुलेशन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। MP के चीफ मिनिस्टर हैं, इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों ऑनलाइन जो गैम्बलिंग है और गेमिंग है उसके रेगुलेशन के लिए राज्य सरकार को सिफारिशें की गई हैं। दोस्तों ये जो टास्क फोर्स है इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो देखिए मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है इकबाल सिंह बैस। ये भी आप याद रखिएगा, ये कौन है? इकबाल सिंह बैस। दोस्तों राज्य में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं और आपको बता दूं ऑनलाइन गेम खेलने के आदी हो गए हैं बच्चे, तो माता पिता उन्हें डांटते हैं और डांटने के बाद वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और भी बहुत सारे गलत कदम उठाते हैं। बहुत सारे कुछ बच्चों ने तो अपनी माँ की हत्या कर दी, पिता की हत्या कर दी। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। तो इसके लिए टास्क फोर्स गठित किया गया कि ऐसी घटनाएं ना हो। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात की है तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आइए उससे डिस्कस करते हैं। देखिए हाल ही में इंदौर का जो संगीत महाविद्यालय है इसका नाम बदला गया है और इसे लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय किया गया है। मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत का सबसे पहला जिला जहां पर हर घर जल है तो ये हर घर जल प्रमाणित पहला जिला बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बने हैं द्रविंद्र मोरे। क्या नाम है? द्रविंद्र मोरे। मध्य प्रदेश का सबसे पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में खोला गया? बालाघाट में। मध्य प्रदेश का पहला बोन बैंक कहां पर खोला गया है? इंदौर में स्थापित किया गया है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में रक्षा बलों के प्रमुखों के बारे में जानेंगे। इससे 1 से 2 नंबर तो आपका पक्का है। बहुत सारे लोगों का फीडबैक मुझ तक पहुंचा कि सर लगभग हर एग्जाम में करंट अफेयर स्टैटिक जीके आपके लेक्चर से आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने जो विश्वास
क्रेजी जी के ट्रिक पर, अपने राजा गुप्ता सर पर जो विश्वास दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, उसे मैं और मजबूती से निभाऊंगा। आइए देखते हैं सबसे पहला जो सीडीएस है वो कौन है। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान दूसरे हैं। सबसे पहले थे बिपिन रावत जो हमारे बीच में नहीं है। भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे, 29 नंबर के हैं। उपाध्यक्ष हैं बीएस राजू। वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। भारतीय वायुसेना उपाध्यक्ष हैं संदीप सिंह। भारतीय नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार। भारतीय नौसेना उपाध्यक्ष हैं एसएन घोरमड़े। ठीक है। भारतीय तट रक्षक बल महानिदेशक हैं बीएस पठानिया और बीआरओ के महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बेहतर होगा कि मेरे साथ हर पॉइंट्स का नोट्स बनाते चलें, आपके एग्जाम में बहुत ही फ्रूटफुल होगा। पीडीएफ तो आपको मिल जाता है फ्रेंड्स, लेकिन वो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालना वो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो सकता है। डेली 90 पेजेस की पीडीएफ निकालना, इससे बेहतर है लिख के पढ़ोगे तो दिमाग में छप जाएगा। चलिए, पीएम मोदी ने किस राज्य में किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का न्यू कैंपस हाल ही में मेघालय राज्य में, कहां पर? मेघालय राज्य में नए परिसर का उद्घाटन किया है। मेघालय में कहां पर? शिलोंग में किया है। 2450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। दोस्तों, पीएम मोदी जी ने उमसावाली में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग के नए परिसर का उद्घाटन किया है। इसके अलावा शिलोंग डिंग पसोह जो मार्ग है, इसका भी उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है। दोस्तों, 350 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन त्रिपुरा में भी किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने आनंद नगर में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान और अगरतला में राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय का भी उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हमने मेघालय राज्य की है। तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट में है, इनका नाम है कोनराड संगमा। और माणिक साहा, यहाँ माफ कीजिएगा, मेघालय के चीफ कोनराड संगमा। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर आपसे पूछा जा सकता है, वो है माणिक साहा। चलिए, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से किस देश को निष्कासित कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ईरान देश को हाल ही में निष्कासित किया गया है, क्योंकि हाल ही में ईरान ने हिजाब को पहनना मैंडेटरी कर दिया है। तो महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने ईरान को निष्कासित किया है। ईरान में महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया गया और ये आदेश के खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। इस वजह से ईरान को निष्कासित कर दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन से ईरान को हटाने का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? अमेरिका के द्वारा लाया गया। और 54 कंट्रीज में 29 कंट्रीज ने इस प्रस्ताव का सपोर्ट किया है और इसके विरोध में 16 जो है अनुपस्थित रहे हैं। तो भारत इस वोटिंग से अलग रहा है। ईरान का जो कार्यकाल था 2022 से 2026 तक था, लेकिन अब उसे निष्कासित कर दिया गया है। अगला प्रश्न ये रहा, 7वां इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। नई दिल्ली में 7वां इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2022 का आयोजन किया गया है। क्या मकसद है इसका? पहले आप थीम जान लीजिए। तो थीम है रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन लार्ज बेसिन। इसमें 5 पी हैं। पहला है पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। इसकी मदद से, इन 5 पी की मदद से मैपिंग की जाएगी और कंजर्वेशन की जाएगी। दोस्तों, इस समिट का उद्देश्य है जो छोटी नदियां गायब हो रही हैं उनका वापस से जीर्णोद्धार करना, वापस से उसे रीजनरेट करना। किस प्रकार से उसे वापस से हम अस्तित्व में ला सकते हैं, इस पर चर्चा की गई है। और ये समिट कब से कब तक हुई है? 15 से लेकर 17 दिसंबर तक आयोजित की गई है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है, तो इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या नाम है? गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे शहर कौन है? विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट? तो फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क और सिंगापुर, न्यूयॉर्क और सिंगापुर सबसे महंगे शहर बताए गए हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई, इस साल के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में खुलासा किया गया कि सिंगापुर और न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव शहर हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और किसने बैंक एश्योरेंस टाई अप की घोषणा की है? क्या होता है बैंक एश्योरेंस, मैं आपको समझाता हूं, पहले आंसर जान लीजिए। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एचडीएफसी लाइफ कंपनी के साथ बैंक एश्योरेंस टाई अप पर घोषणा की है। इन दोनों ने घोषणा की। पहले मैं आपको समझाता हूं कि बैंक एश्योरेंस होता क्या है। तो बैंक एश्योरेंस में होता यह है कि जो एक बैंक होता है किसी बीमा कंपनी के साथ समझौता करता है। तो यहां पर जो बैंक है वो है एयू बैंक। ठीक है, वो बैंक कौन सा है? एयू बैंक। जो एयू बैंक के कस्टमर होंगे वो एचडीएफसी लाइफ कंपनी के जीवन बीमा पॉलिसी को खरीद सकते हैं। समझे आप? ये जो बैंक है इसके जो कस्टमर हैं वो किसके बीमा को खरीद सकते हैं? ये इसके बीमा को, इसकी पॉलिसीज को, इसके इंश्योरेंस को एचडीएफसी बैंक के इंश्योरेंस को खरीद सकते हैं। इसका क्या फायदा होगा? अगर इसके कस्टमर एचडीएफसी बैंक के क्या करेंगे, बीमा कवर कराएंगे, तो इसका कुछ कमीशन इस बैंक को मिलेगा। ये फायदा होता है। क्लियर? यदि बैंक क्या करता है, यदि बैंक ग्राहक बीमा उत्पाद खरीदता है तो बैंक को बीमा कंपनियों से कमीशन प्राप्त होता है, दोनों को फायदा होता है। यानी मिलजुल करके प्रॉफिट को बढ़ाना, अपने पैसे को डबल करना। दोस्तों, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात आई तो फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में और इस बैंक की टैग लाइन है बदलाव हमसे है। इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं संजय अग्रवाल। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा लघु वित्त बैंक है और 19 अप्रैल 2017 को इसने अपना परिचालन शुरू किया। एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2000 में शुरू हुई है और प्राइवेट क्षेत्र में सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। वैसे सार्वजनिक क्षेत्र में एलआईसी है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और टैग लाइन है सर उठा के जियो। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं विभा पडलकर। तो फ्रेंड्स, यहां से हमारे 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाते हैं खत्म। अब आपको रसमलाई खिलाने का समय आ गया है, तो चलिए रसमलाई को खाते हैं। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है? तो राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार सिंह। अगला प्रश्न ये रहा, हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 किस भारतीय ने जीता है? तो हरमन केस्टन पुरस्कार मीना कंडासामी ने जीता है। बथुकम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो बथुकम्मा त्योहार तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। आईएनएस सुनैना सीएमएफ अभ्यास में भाग लेने के लिए किस देश पहुंचा है? तो आईएनएस सुनैना सेशल्स में अभ्यास लेने के लिए पहुंचा है। मैं आपको करंट अफेयर्स में पढ़ा चुका हूं। स्वच्छ टॉय कैथॉन का आयोजन किसने किया? तो इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा आयोजित किया गया था। दोस्तों, अब होगा 10 प्रश्नों का टेस्ट। क्या आप सभी तैयार हैं? 10 पे 10 नंबर लाना है। तो चलिए आइए देखते हैं। एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? तो यह है अनिल चौहान। क्या नाम है? अनिल चौहान। प्रोजेक्ट 15B पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? 2011 में किए गए थे। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां पर है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। बेंगलुरु में है। हर घर जल प्रमाणित पहला जिला कौन है? तो यह है बुरहानपुर। भारतीय थल सेना उपाध्यक्ष कौन है? तो भारतीय थल सेना उपाध्यक्ष हैं BS राजू। कॉनराड संगमा किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं?
तो फ्रेंड्स ये मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं। वर्तमान जल शक्ति मंत्री कौन है? तो वर्तमान जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। यशीवा विश्वविद्यालय कहां पर है? तो यशीवा विश्वविद्यालय है सिंगापुर में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कहां पर है? ये जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। आप बताइए 10 में कितना नंबर आपने लाया है, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहां पर हम 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। 18 दिसंबर को संडे था और हमने 50 प्रश्नों का रिवीजन किया था और आपका टेस्ट लगवाया था। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न रिवीजन करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न ये रहा, किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग मिला है? तो गमोचा असम राज्य को जीआई टैग मिला है। किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं। विजय दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। भारत ने हाल ही में किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। अरुणोदय 2.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? असम राज्य में इसको शुरुआत किया गया है। भारत 2031 तक कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाइयों को चालू करेगा? तो भारत 20 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को चालू करेगा। जल विवाद को लेकर किन दो राज्यों के बीच पेन्नार नदी जल विवाद न्यायाधिकरण बनाया जाएगा? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता है हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने। किस एयरलाइंस ने जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर जीता? स्पाइस जेट ने। नवंबर महीने में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रही है? 5.85%। आज का सवाल जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? आपको कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर देना है। दोस्तों, स्टैटिक जीके का पिटारा खुल गया और आज हम भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट पार्ट्स भाग को डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपका 2 नंबर तो पक्का है, 1 से 2 नंबर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान के भाग को डिस्कस करें, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट पार्ट। भारतीय संविधान में मूलतः ओरिजिनली कितने भागों में उसे विभाजित किया गया था? तो जब भारतीय संविधान बना था तब टोटल 22 भाग थे। संविधान के किस पार्ट में संविधान संशोधन, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए इसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया किस पार्ट में है? तो पार्ट 20 में है। संविधान की किस पार्ट में पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया गया है? तो पंचायती राज जो प्रणाली है पार्ट 9 में बताया गया है और शेड्यूल 11 में। संविधान के किस पार्ट में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो स्पेशल प्रोविजन है उसके बारे में बताया गया है? तो ये है भाग 22 में, ठीक है। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? मतलब पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया गया, क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो ये पार्ट 9 है। भारतीय संविधान के किस भाग में म्युनिसिपैलिटी नगर पालिकाओं से रिलेटेड प्रावधान है? तो ये है पार्ट 9A, जहां पे पंचायत है, बस आप ए ऐड कर दीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में 4th पार्ट में बताया गया है। अभी एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में है? तो पार्ट 3 में है। संविधान के पार्ट 1 में किसका वर्णन है? तो संविधान के पार्ट 1 में बताया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है? तो फंडामेंटल राइट्स जो कि अमेरिका से लिया गया है
पार्ट 3 में बताया गया है। भारतीय नागरिकों के जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो किस पार्ट में है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A में रखा गया है, 51A में रखा गया है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में है? तो उल्टा प्रश्न पूछा गया है। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान की किस भाग में की गई है? जो हमारा संघीय एक्सिक्यूटिव है, जो सेंट्रल एक्सिक्यूटिव है, वो बताया गया पार्ट 5 में। संविधान के किस पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया? नागरिकता का प्रावधान है, तो पार्ट 2 में। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को स्टैटिक जीके का पिटारा? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। और किस टॉपिक पर आप सेशन चाहते हैं जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स पर। कैसी लग रही है आप लोगों को किंग सीरीज, ये भी बताइएगा। किंग सीरीज अभी हमने चालू की, उसका भी फीडबैक दीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको पीडीएफ एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी हाल ही में एमपी पटवारी कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है, तो RGCGT कोड यूज करिएगा, राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक, जहां पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा रूट एप्लीकेशन पर भी RGCGT कोड यूज करके जो वेरियस कोर्सेस हैं उसका फायदा उठा सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह हम, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट दे सके। और फ्रेंड्स पहली बार अगर चैनल पर आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए, और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको वाकई लगता है कि क्रेजी जीके ट्रिक आपको इतने कम समय में, आपके राजा सर आपको इतने कम समय में इतनी सारी जानकारी देते हैं, अगर आपको थोड़ी भी हमारी मेहनत दिखती है तो जरूर शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। एक बच्चा एक अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें, रिकमेंड करें। तो फ्रेंड्स अब चलने का समय हो गया है, इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलूंगा इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।